नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं पंकज मटपाल। मैं आपको बता दूं कि 28 फरवरी 2024 को सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है और एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनकी जो एसोसिएशन है उसको कहा है कि आप अपने इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करें और स्मॉल कैप और मिड कैप में जो बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है और जिससे इस वक्त पर थोड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, आप उसके लिए 21 डेज़ के अंदर कोई पॉलिसी बनाएं। तो मैं आपको बताऊंगा कि सेबी ने ऐसा क्यों कहा है। काफ़ी समय से आपने देखा होगा कि मैं भी अपने वीडियोज़ में जब भी मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूं या फिर अलग से ही बताता हूं, मैंने कहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप की वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। ख़ास तौर पर मैंने कई बार कहा कि स्मॉल कैप में इस वक्त पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए। हालांकि उसके जवाब में बहुत सारे व्यूअर्स ने ऐसा भी कहा कि क्यों करना चाहिए, स्मॉल कैप में यदि लंबी अवधि की बात कर रहे हैं तो स्मॉल कैप के रिटर्न्स बेटर होते हैं लार्ज कैप के मुकाबले। और कई ने मेरी सलाह को सिंपली ये भी कहा कि ये गलत सलाह है। आप पढ़ सकते हैं कमेंट्स, कई कमेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर साफ साफ कहा गया है कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट रोकने की बात कर रहे हैं या कम करने की बात कर रहे हैं, तो आपकी सलाह जो है ये गलत है। खैर, ये आपकी अपनी ओपिनियन है, बट मैंने ऐसा क्यों कहा और क्यों सेबी इस तरह का निर्णय ले रही है, इसकी वजह है कि वैल्यूएशंस जो हैं स्मॉल कैप की और मिड कैप की, ये इस वक्त पर काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। अब क्या होती हैं वैल्यूएशंस? देखिए, जब आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इक्विटी शेयर्स जो हैं उसका जो प्राइस है, जिस प्राइस पर वो शेयर बाय किया जा रहा है, वो प्राइस सही है या नहीं है, ये देखना होता है। तो जब प्राइस सही होता है तो हम कहते हैं कि वैल्यूएशन जो हैं वो फेयर हैं, सही वैल्यूएशन है। और जब वैल्यूएशंस महंगी हो जाती हैं, वो शेयर महंगा हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो गई हैं। अब ये महंगा सस्ता क्या होता है? ऐसा नहीं है कि कोई शेयर यदि 5,000 रुपये का है तो वो महंगा है और शेयर यदि 100 रुपये का है तो वो सस्ता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए और वो मिल कितने पर रहा है। किसी भी शेयर की एक एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कि जो कंपनी है उसका जो टोटल प्रॉफिट है, उनके टोटल असेट्स हैं, कितना बिजनेस हो सकता है, इन सब बातों के आधार पर एक शेयर की वैल्यूएशन निकाली जा सकती है। लेकिन जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उस वक्त पर इन्वेस्टर्स अधिक पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप मान सकते हैं कि यदि शेयर मार्केट में शेयर्स बेचे जा रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं, तो यदि खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली बेचने वाले लोग उनका भाव बढ़ाते रहेंगे। तो इस चीज को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम प्राइस टू बुक रेशियो यानी कि शेयर की बुक वैल्यू क्या है और वो कितने मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा है। तो यदि मान लीजिए कि शेयर की बुक वैल्यू है 100 रुपये और वो ट्रेड हो रहा है 400 रुपये में, तो इसका मतलब प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 4 टाइम हो गई। इसी तरह से पीई रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि जो शेयर का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, उसके सामने कितने मल्टीपल्स में वो ट्रेड हो रहा है। तो यानी कि यदि एक शेयर ने या एक शेयर पर 1 रुपये की अर्निंग हो रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स 1 रुपये की अर्निंग के लिए 20, 30, 40 रुपया देने को तैयार हैं। और इस वक्त पर यदि हम बात करें स्मॉल कैप मिड कैप की, तो बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि आपको 70, 80 या उससे भी अधिक के पीई मल्टीपल्स पर मिल रहे होंगे। तो 1 रुपये की अर्निंग के लिए आप 80 रुपये, 90 रुपया पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो शेयर कितना महंगा है। और ये जो वैल्यूएशंस हैं ये एक्सपेंसिव होने की वजह क्या है? स्पेशली यदि मैं बात करूँ स्मॉल कैप की, तो यदि हम देखें 2023 की शुरुआत में उस वक्त यदि देखा जाए तो स्मॉल कैप के रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं थे। तो यानी कि स्मॉल कैप काफ़ी करेक्ट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि थोड़ी तेज़ी आई मार्केट में और साथ ही स्मॉल कैप में तेज़ी देखी गई, और जो चीज़ पहले नीचे हो वहाँ पर आपको तेज़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। उस तेज़ी के चलते हुए अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स ने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। सीधी सी बात है, यदि मेरे वीडियोस के कमेंट में भी कहा गया है कि नहीं स्मॉल कैप तो सबसे अच्छा है, रिटर्न्स वहीं मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब तेज़ी होती है
तो अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स वहां पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और आप यदि डेटा देखें एम्फी का तो आप पाएंगे कि पिछले एक साल में स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा आया लार्ज कैप के मुकाबले। और मैं आपको बता दूं, यदि हम इंडेक्स लेवल पर बात करें तो निफ्टी 50 यानी कि जो एनएससी में कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें से टॉप 50 कंपनीज का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उसका जो रिटर्न रहा लास्ट 1 ईयर में वो रहा 29% के आसपास। वहीं निफ्टी 100 यानी कि जो 100 कंपनीज हैं उसका रिटर्न देखें तो वो रहा करीब 33%। लेकिन उसके बाद 100 कंपनी के बाद जो अगली 150 कंपनीज हैं जिसको निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स हम कहते हैं, तो निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स का रिटर्न लास्ट 1 ईयर का रहा 60% के आसपास। और वहीं उसके बाद की जो कंपनीज थी 250 कंपनीज यानी कि पहली 250 कंपनीज को छोड़कर अगली 250 कंपनीज यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, उसका रिटर्न रहा लास्ट 1 ईयर का अराउंड 70%। तो आप देख सकते हैं जहां पर स्मॉल कैप ने एक साल में 70% का रिटर्न दिया, मिड कैप ने 60% का रिटर्न दिया, तो अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट यहां पर बढ़ता चला गया। अच्छी बात है, लेकिन अब क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता गया तो ऑब्वियसली शेयर के प्राइस बढ़ते गए और ऐसे में इस वक्त पर अब वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। यानी कि जिस शेयर की एक्चुअल वैल्यू 50 होनी चाहिए, हो सकता है वो 500 रुपये में ट्रेड हो रहा हो। ये तो मतलब हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं इंडेक्स लेवल पर, तो बहुत सारे शेयर्स की बात करें तो कई गुना शेयर के प्राइस बढ़ गए। तो आपने प्रॉफिट बनाया, ये अच्छी बात है, लेकिन अब यहां पर एंटर करना या यहां पर ही इन्वेस्टेड रहना, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ना करना, ये रिस्की हो सकता है। मैं बात कर रहा था पीई की, प्राइस अर्निंग रेशियो की, कि पीई ज़्यादा होता है तो इसका मतलब वो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गई है। मैं आपको बता दूं, निफ्टी 50 का जो पीई है एज ऑन 29 फेब 2024 वो है 22.70 और मिड कैप 150 का पीई है 26.96 और वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का पीई है 28.85 यानी कि 29 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि 1 रुपये की अर्निंग के लिए 29 रुपीज़ पे करने के लिए तैयार हैं इन्वेस्टर्स। लेकिन ये बात हो रही है इंडेक्स लेवल पर। इंडेक्स लेवल पर शायद 27%, 29% भी आपको ज़्यादा ना लगे, लेकिन स्टॉक लेवल पर बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे स्टॉक्स में, जैसे मैंने कहा, कि वो 70-80 के पीई मल्टीपल्स पर भी ट्रेड हो रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब सेबी की चिंता क्या है? तो सेबी को ये मालूम है, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटर है और निवेशकों के हित की बात करता है, तो उनका मानना है कि इन्वेस्टर्स इस वक्त पर ये देखते हुए कि अच्छे रिटर्न्स आए हैं पास्ट में और अधिक से अधिक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने फंड हाउसेस को बोला है कि आप पॉलिसी बनाइए और किसी तरह से रिस्क को कंट्रोल कीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि फंड हाउसेस को इन्वेस्टमेंट को रोकना होगा। और पहले से ही एसबीआई स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन फंड्स ने पहले से ही इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। यहाँ पर जैसे यदि बात करें एसबीआई की, तो पर मंथ में सिर्फ 25,000 रुपीज़ ही एक पैन पर इन्वेस्ट किए जा सकते हैं एसआईपी के जरिए। इसी तरह से हम टाटा की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप फंड में भी सिर्फ 5,000 रुपीज़ पर मंथ ही एसआईपी के जरिए निवेश किए जा सकते हैं, लमसम अलाउड नहीं है। और वहीं हम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी की जा सकती है। कोटक स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 4 मार्च से अब एसआईपी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 2 लाख रुपीज़ पर मंथ पर पैन इन्वेस्ट किए जा सकेंगे या फिर पर मंथ में 25,000 रुपीज़ की एसआईपी की जा सकेगी। तो यहाँ पर कुछ फंड हाउस ने पहले से ही कदम लिया हुआ है। इवन सेबी के निर्देशों के पहले से ही उन्होंने इन्वेस्टर्स के हित में ये डिसीजन लिए, लेकिन बाकी फंड हाउसेस को भी अब सेबी के इस निर्देश के बाद शायद अपने इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। तो क्योंकि इन्वेस्टर्स यदि इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अब वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हैं और अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए, तो फंड हाउसेस आपसे पैसा लेना थोड़ा कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो रिस्क है वो कम हो पाएगा। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या एसआईपी कर रहे हैं और हो सकता है कि
फंड हाउसेस पहले से जो एसआईपी चल रही हैं उसको ना रोकें, सिर्फ नई एसआईपी पर रोक लगाएं या उसे कम करें। बट ऐसे में आपको समझना चाहिए कि यदि आप बहुत ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खास तौर पर थोड़ा मिड कैप में कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर अपना एलोकेशन कम करना चाहिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि अब आप सब पैसा रिडीम करना स्टार्ट कर दें, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना समय समय पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात मैं काफ़ी समय से कह रहा था, जो कि अब जाकर रेगुलेटर ने भी इस पर बड़ा एक्शन लिया है और आपको अपने रिस्क को ज़रूर समझना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। अब बात आते हैं लास्ट में कि वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है। हालांकि ये बहुत दूर की बात है, लेकिन मान लीजिए कि रिडेम्पशन प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है और मैक्सिमम इन्वेस्टर्स पैसा रिडीम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फंड हाउसेस को शेयर्स को सेल करना होगा। सेल करके आपको पैसा देंगे। हालांकि नया पैसा भी बहुत आता है, क्योंकि एसआईपी बुक भी अभी काफ़ी बड़ी है और स्मॉल कैप में पैसा काफ़ी आ रहा है, तो जो नया पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट का, उससे भी रिडेम्पशन मोबिलाइज किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा यदि उन्हें अपने शेयर्स बेचने पड़े तो इसमें टाइम लग सकता है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टर को उनका पैसा देने में टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो इक्विटी में T+2 यानी कि जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करते हैं, यदि 3 बजे का कट ऑफ टाइम होता है म्यूचुअल फंड के लिए और आप अपनी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, तो उसके बाद 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। लेकिन यदि सिचुएशन खराब होती है तो शायद 2 दिन में आपको पैसा ना मिल पाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। मैं अगेन रिपीट करूंगा, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या हो सकता है, बट नुकसान यहां पर यह हो सकता है, चलिए ये बात तो दूर की है कि आपको पैसा मिलने में देर होगी, इसकी उम्मीद मैं कम ही करता हूं। लेकिन एक हो सकता है कि यदि मार्केट करेक्ट होता है, क्योंकि यदि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गई हैं तो करेक्ट होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो यदि वैल्यूएशन करेक्ट होती हैं तो आपको यहां पर नुकसान हो सकता है। आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट आपका कम हो सकता है, और जिन लोगों ने प्रॉफिट को देखकर यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर अभी अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, उनका तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी कम हो सकता है। तो मेरी राय यहां पर यह है कि अभी यदि आप शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो स्मॉल कैप मिड कैप में इस वक्त मत कीजिए, आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्ट करें। और यदि लंबे वक्त की भी बात कर रहे हैं तो इस वक्त पर स्मॉल कैप से शुरुआत ना करें, कुछ समय के बाद कर लीजिए। और यदि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी अच्छा एलोकेशन है, स्मॉल कैप का ज़्यादा हो गया है, उसको थोड़ा कम करें, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। और इसके साथ साथ अब आपके जो भी फंड हाउसेस हैं जहां पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। आपको मेल के जरिए, मैसेजेस के जरिए इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या डिसीजन है आगे, आप उस पर भी ध्यान रखें। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संभल कर चलने की ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट टू यू। तो ये थी कुछ जानकारी इस मुद्दे पर जो कि काफ़ी चर्चा में है, और मुझे उम्मीद है कि जानकारी को पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।